10.1 परिचय। इकाई 9 में हमने सीखा कि घरों और परिवारों की संरचना इस आधार पर होती है कि लोग कहाँ रहते हैं, निवास, और उनके पारिवारिक रिश्ते, रिश्तेदारी। ये दोनों पहलू हमेशा मेल नहीं खाते। देसाई और शाह ने दिखाया कि भारतीय जनगणना में घरेलू आंकड़ों को एक घर में लोगों की संख्या के आधार पर देखा गया और निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ले रहे हैं। जब रिश्तेदारी और पारिवारिक एकजुटता के आधार पर डेटा की जांच की गई तो इस निष्कर्ष पर सवाल उठाया गया। इसी प्रकार नारीवादियों, विशेषकर नारीवादी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक सिद्धांत में इस विचार को चुनौती दी कि आर्थिक विश्लेषण के लिए परिवार के सभी सदस्य समान हैं। मार्क्सवादियों और कट्टरपंथी नारीवादियों ने परिवार को शोषण और उत्पीड़न की जगह के रूप में देखा, जिसका पूंजीवाद द्वारा भी शोषण किया गया था। हालांकि कट्टरपंथी नारीवादियों की तरह उदारवादी और समाजवादी नारीवादियों का मानना नहीं था कि परिवार को प्रतिस्थापित किया जा सकता है और प्रौद्योगिकी प्रजनन भूमिकाओं को अपने हाथ में लेकर महिलाओं को मुक्त कर सकती है। उन्होंने परिवार को पितृसत्ता की मुख्य संस्था के रूप में देखा। किबुत्ज जैसे प्रयासों के बावजूद एक वैकल्पिक संस्थान एक व्यवहार्य विकल्प नहीं बन सका। नारीवादी विचारधारा में परिवार एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। समाजवादी नारीवादियों का मानना था कि परिवार और प्रजनन महिलाओं को प्रतिबंधित करते हैं। वे चाहते थे कि महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करें और घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पुरुषों के समान समानता हासिल करें। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश का उद्देश्य यह दिखाना था कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। इस प्रकार वे दूसरे लिंग के रूप में देखे जाने से बचती हैं, जो कि ब्यूवोइर द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द है। जबकि समाजवादी नारीवादियों ने महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से समानता की मांग की, उदार नारीवादी स्वतंत्रता, न्याय और नागरिकों के रूप में समान अधिकार चाहते थे। वॉलस्टनक्राफ्ट ने पत्नियों के विवाह में आश्रित होने और साझेदारों के बजाय केवल पुरुष की सफलता का प्रतीक होने के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने पत्नी के अस्तित्व को कानूनी रूप से निलंबित करने या उसे अपने पति के अस्तित्व में शामिल करने का विरोध किया। वॉलस्टनक्राफ्ट ने जोर देकर कहा कि महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और नागरिक कानून सुरक्षा का स्वतंत्र अधिकार है। ये अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे कि महिलाओं को आर्थिक कारणों से शादी के लिए मजबूर नहीं किया जाए और पत्नियां अपने पतियों की सद्भावना पर निर्भर न रहें। नागरिकता अधिकारों पर विचार करते समय प्रजनन और मातृत्व में महिलाओं की भूमिका आसानी से सार्वजनिक निजी विभाजन में फिट नहीं बैठती। नागरिकता के एक रूप के रूप में मातृत्व, जैसा कि वॉलस्टनक्राफ्ट ने तर्क दिया है, औपचारिक राजनीतिक और कानूनी शक्ति में पुरुष विशेषाधिकार के मुद्दे को हल नहीं करता है, जिससे महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हो जाती हैं। मातृत्व और पुरुष निर्भरता के बिना नागरिकता के अधिकारों के बीच की इस दुविधा को वोलस्टोनक्राफ्ट दुविधा के रूप में जाना जाता है। आज की उदारवादी नारीवादियों की तरह वॉलस्टनक्राफ्ट ने महिलाओं के अद्वितीय गुणों और भूमिकाओं, विशेष रूप से मातृत्व को स्वीकार करते हुए एक ऐसे ढांचे के भीतर लिंगतटस्थ नागरिकता की मांग की, जिससे महिलाओं को पुरुषों की तरह पूर्ण नागरिक बनने की अनुमति मिल सके। आज नारीवादी मानते हैं कि वर्ग, नस्ल और समुदाय के आधार पर महिलाओं के बीच मतभेद लैंगिक समानता के प्रयासों को प्रभावित करते हैं। इसलिए पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के मुद्दे वर्ग, नस्ल और समुदाय, जाति और धर्म के साथ जुड़ते हैं। भारत में लैंगिक असमानताओं पर विस्तृत चर्चा के लिए ICSSR 1974 देखें। यह संदर्भ परिवारों के भीतर मतभेदों को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसके बारे में हम नीचे और चर्चा करेंगे। 10.2 परिवार की सामाजिकार्थिक गतिशीलता। 1970 के दशक तक आर्थिक विकास पर मानक साहित्य अक्सर महिलाओं की स्थिति को एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानता था।
कई लोगों ने सोचा कि लिंग पर ध्यान केंद्रित करना अनावश्यक रूप से विभाजनकारी है। गरीबी का अध्ययन करते समय और समाधान तलाशते समय लेखकों ने पूरे परिवारों या घरों के अभाव को देखना पसंद किया। उन्होंने गरीबी और समृद्धि की सीमा का विश्लेषण करने के लिए परिवारों को वर्ग संरचनाओं और आर्थिक स्तरों के भीतर रखा। जैसा कि खंड 10.1 में बताया गया है, नारीवादी विचार, विशेष रूप से नारीवादी अर्थशास्त्र साहित्य, ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में मानक आर्थिक विकास अध्ययनों की आलोचना की। इस दौरान विशुद्ध आर्थिक विकास के बजाय सामाजिकार्थिक विकास एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के रूप में उभरा। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य समाजों को एक समान रूप में देखने के बजाय विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेदों को शामिल करना था। लिंग संवेदनशील विकास साहित्य, मोजर, 1993, ने आर्थिक विकास साहित्य में अविभेदित विश्लेषण की आलोचना की और विकास में महिलाओं WID दृष्टिकोण से लिंग और विकास GAD दृष्टिकोण तक विकसित किया। हालांकि कुछ संदर्भों में गैरलिंग दृष्टिकोण प्रशंसनीय हो सकता है, वहीं अन्य में आय और वर्ग श्रेणियां अत्यधिक व्यापक और भ्रामक हो सकती हैं। लिंग सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण कारक है, विशेष रूप से वर्ग, आय, स्वामित्व, व्यवसाय और घरेलू स्थिति जैसे चर के संबंध में। यह सर्वविदित है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति घर के भीतर और बाहर दोनों जगह कम है। यहाँ तक कि महिला प्रधान परिवारों को भी आर्थिक प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। गरीब परिवारों में महिलाओं की प्रधानता वाले परिवारों की संख्या बहुसंख्यक है। गरीबी का नारीकरण शब्द गरीबी के लैंगिक पहलू पर प्रकाश डालता है। इसलिए लिंग आयाम पर विचार किए बिना घरेलू गरीबी पर ध्यान केंद्रित करना गरीब घरों में कारणों, परिणामों और संबंधों को समझने में भ्रामक है। सेन ने ऐसे शोध की वकालत की जिसमें घरेलू गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने के लिए लिंग आयाम को शामिल किया जाए। सेन में उन्होंने परिवार, वास्तव में घर का अर्थ, के 3 विश्लेषणात्मक विचारों की जांच की, उनके योगदान और कमियों का मूल्यांकन किया और सहकारी संघर्ष परिप्रेक्ष्य का समर्थन किया। स्वार्थी और व्यक्तिवादी संस्था के रूप में परिवार की मार्क्सवादी आलोचना के बावजूद परिवारों में प्रेम, देखभाल, त्याग, संघर्ष और हिंसा के सहअस्तित्व के प्रमाण हैं। हमने देखा है कि परिवार संस्था का कोई विकल्प नहीं है, हालांकि समय के साथ इसका आकार, संरचना और मानदंड बदल गए हैं। सेन ने परिवार के बारे में 3 धारणाओं पर चर्चा की। गोंदयुक्त परिवार, घरेलू यह दृष्टिकोण परिवार को एक इकाई के रूप में देखता है जो अपने सदस्यों के बीच आय, व्यवसाय, वितरण और आवंटन के बारे में निर्णय लेता है। इसमें कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं, केवल पारिवारिक निर्णय शामिल है। यह मॉडल घर के सभी व्यक्तियों को एक इकाई में एकत्रित करता है, उम्र, लिंग, रिश्तेदारी और रिश्ते के अंतर को नजरअंदाज करते हुए आय, व्यय, संपत्ति के स्वामित्व आदि के आधार पर घरों का विश्लेषण करता है। सुपरट्रेडर परिवार, बेकर की धारणा के आधार पर यह दृष्टिकोण घर को एक इकाई के रूप में देखता है जहां प्रत्येक व्यक्ति विवाह और प्रजनन सहित गतिविधियों के माध्यम से अपनी उपयोगिताओं को अधिकतम करता है। बेकर इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि यह उपयोगिता अधिकतमीकरण मानदंडों और परंपराओं द्वारा बाधित है। सौदेबाजी मॉडल घर में तर्कसंगत स्वहित के सिद्धांतों को पेश करता है, जो परिवार की गतिशीलता को अस्पष्ट करने वाले मंत्रमुग्ध रिश्तों को उजागर करता है। केवल व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से परिवार का संबंधपरक चरित्र धूमिल हो जाता है। बातचीत को पारिवारिक गतिशीलता में एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है, जहां व्यक्ति सिस्टम में संरचनात्मक अंतराल और द्विपक्षीयताओं का उपयोग करके रिश्तों के माध्यम से काम करते हैं। निरंकुश परिवार, यह दृष्टिकोण मानता है कि एक निरंकुश मुखिया सभी निर्णय लेता है जबकि अन्य उसका पालन करते हैं।
सेन महिलाओं की स्थिति और गरीबी के नारीकरण पर साहित्य पर प्रकाश डालते हैं, जो इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। यह इस बात को भी नजरअंदाज करता है कि मानदंड और औचित्य संबंधी बाधाएं सभी समाजों में एक समान नहीं है। अपने जीवन के दौरान घर के सदस्यों की स्थिति में बदलाव से पता चलता है कि महिलाएं अपनी प्राथमिकताओं पर कैसे समझौता करती हैं। बातचीत करने और निर्णय लेने की क्षमता समय के साथ और विभिन्न अनुभवों और बाधाओं के साथ बदलती रहती है। इस प्रकार परिवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्तित्व और अन्य मानव पूंजी मापदंडों में क्षमताओं और लिंग तुलना के साथ एक सहकारी संघर्ष इकाई के रूप में देखा जाता है। चिंतन और कार्रवाई 10.1 विभिन्न आयु वर्ग 16 से 20, 25 से 30, 35 से 40, 45 से 50 और 55 से 65 की 5 महिलाओं का साक्षात्कार लें। उनसे उनके घर में निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पूछें, सामाजिक, आर्थिक, निर्णय लेने में। साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों की तुलना करते हुए भारतीय परिवार में महिलाओं की भूमिका और स्थिति पर लगभग 5 पृष्ठों का एक नोट लिखें। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों के साथ अपना नोट साझा करें। भारतीय परिवार में महिलाओं की भूमिका और स्थिति, एक तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय। भारतीय घरों में महिलाओं की भूमिका और स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो व्यापक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों को दर्शाते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न आयु समूहों 16 से 20, 25 से 30, 35 से 40, 45 से 50 और 55 से 65 की 5 महिलाओं का साक्षात्कार करके इन परिवर्तनों का पता लगाना है। इन साक्षात्कारों के माध्यम से हम घर में उनकी भूमिका, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक योगदान और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी की जांच करते हैं। ये निष्कर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं की भूमिकाओं के विकास को उजागर करते हैं और आज भारतीय समाज में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। क्रियाविधि। महिलाओं की भूमिका और स्थिति को समझने के लिए मैंने 5 महिलाओं का साक्षात्कार लिया, जिनमें से प्रत्येक एक अलग आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रतिभागियों से उनके घरों में उनकी भूमिका, उनके सामाजिक और आर्थिक योगदान और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के बारे में पूछा गया। साक्षात्कारों को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों डेटा एकत्र करने के लिए संरचित किया गया था, जो विषय का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता था। साक्षात्कार। प्रतिभागी 1, आयु समूह 16 से 20। घरेलू भूमिका। पहली प्रतिभागी, 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा, अपने घर में एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में खाना बनाना, साफ सफाई करना और छोटे भाई बहनों की देखभाल जैसे घरेलू कामों में मदद करना शामिल है। हालांकि उसका ध्यान अपनी शिक्षा पर रहता है, उसके माता पिता उसे अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक भूमिका। सामाजिक रूप से वह अपने सहकर्मी समूह के भीतर सक्रिय है और अपने कॉलेज द्वारा आयोजित सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेती है। वह सोशल मीडिया गतिविधियों में भी संलग्न रहती है, जो उसके सामाजिक संपर्क का एक बड़ा हिस्सा है। आर्थिक भूमिका। आर्थिक रूप से वह अपने माता पिता पर निर्भर है। हालांकि वह कभी-कभी पॉकेट मनी कमाने के लिए छोटे छात्रों को पढ़ाती है और अपने निजी खर्चों में मामूली योगदान देती है। निर्णय लेना। घरेलू निर्णय लेने में उसकी भागीदारी न्यूनतम है, मुख्य रूप से उसकी शिक्षा और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से संबंधित विकल्पों तक ही सीमित है। परिवार के प्रमुख निर्णय उसके माता-पिता द्वारा लिए जाते हैं। प्रतिभागी 2, आयु समूह 25 से 30। घरेलू भूमिका। दूसरी प्रतिभागी, 28 वर्षीय कामकाजी पेशेवर,
अपने घर में दोहरी भूमिका निभाती है। वह अपने करियर की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर के काम भी संभालती है। एक बच्चे के साथ विवाहित, वह सुनिश्चित करती है कि घरेलू कर्तव्यों को अपने पति या पत्नी के साथ साझा किया जाए, जिससे श्रम के अधिक संतुलित वितरण को बढ़ावा मिले। सामाजिक भूमिका। सामाजिक रूप से वह अपने समुदाय में सक्रिय रूप से शामिल है, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती है। वह अपनी पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के साथ अपने सामाजिक जीवन को संतुलित करते हुए पेशेवर संपर्कों और दोस्तों का एक नेटवर्क बनाए रखती है। आर्थिक भूमिका। आर्थिक रूप से वह घरेलू आय में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसका वेतन घरेलू खर्चों का समर्थन करता है और वह भविष्य की पारिवारिक जरूरतों के लिए बचत भी करती है। उसकी आर्थिक स्वतंत्रता उसे घर के भीतर सशक्त बनाती है। निर्णय लेना। निर्णय लेने में घरेलू वित्त, बच्चों की शिक्षा और परिवार नियोजन से संबंधित मामलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसकी राय को महत्व दिया जाता है और वह निर्णय लेने में अपने जीवन साथी के साथ सहयोग करती है। प्रतिभागी 3, आयु समूह 35 से 40। घरेलू भूमिका। तीसरी प्रतिभागी, एक 37 वर्षीय गृहिणी, अपना अधिकांश समय घरेलू कार्यों को प्रबंधित करने में समर्पित करती है। वह अपने बच्चों की देखभाल करती है, खाना बनाना, सफाई करना और अन्य घरेलू जिम्मेदारियां संभालती है। घर के दैनिक कामकाज को बनाए रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सामाजिक भूमिका। उसके सामाजिक संपर्क मुख्य रूप से उसके परिवार और पड़ोस में हैं। वह स्थानीय महिला समूहों और सामुदायिक कार्यों में भाग लेती है, जो उसे एक सामाजिक आउटलेट प्रदान करता है। आर्थिक भूमिका। हालांकि वह घरेलू आय में सीधे योगदान नहीं देती है, फिर भी वह घरेलू बजट को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करती है। खर्चों को मितव्ययित करने और प्रबंधित करने में उनकी भूमिका घर की वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। निर्णय लेना। वह निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल है, खासकर घरेलू प्रबंधन और बच्चों के पालन पोषण से संबंधित क्षेत्रों में। उनकी राय का सम्मान किया जाता है और वह प्रमुख निर्णयों में अपने जीवन साथी के साथ सहयोग करती हैं। प्रतिभागी 4, आयु समूह 45 से 50। घरेलू भूमिका। चौथी प्रतिभागी, एक 48 वर्षीय स्कूल शिक्षिका, घरेलू कर्तव्यों के साथ साथ अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियां भी निभाती है। बड़े हो चुके बच्चों के साथ उनका ध्यान घरेलू कामकाज संभालते हुए उनकी शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर है। सामाजिक भूमिका। सामाजिक रूप से वह शैक्षिक और सामुदायिक गतिविधियों में लगी हुई है। वह अपने समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। उनसे अक्सर उनकी राय और सलाह ली जाती है। आर्थिक भूमिका। उनका शिक्षण कार्य एक स्थिर आय प्रदान करता है, जो घरेलू वित्त में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वह परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए निवेश और बचत का प्रबंधन भी करती है। निर्णय लेना। वह घर के भीतर निर्णय लेने में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और आर्थिक योगदान यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके विचार पारिवारिक चर्चाओं और निर्णयों के अभिन्न अंग हैं। प्रतिभागी 5, आयु समूह 55 से 65। घरेलू भूमिका। पांचवा प्रतिभागी, 60 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, अब मुख्य रूप से घरेलू मामलों का प्रबंधन करता है। उसके बच्चे बड़े हो गए और व्यवस्थित हो गए। उसकी जिम्मेदारियां घर की देखरेख करने और अपने परिवार को मार्गदर्शन प्रदान करने में बदल गई हैं। सामाजिक भूमिका। सामाजिक रूप से वह वरिष्ठ नागरिक समूहों और सामुदायिक संगठनों की एक सक्रिय सदस्य है। उनका अनुभव और बुद्धिमत्ता उन्हें उनके सामाजिक दायरे में एक सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। आर्थिक भूमिका।
हालांकि सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती है जो घरेलू आय में योगदान देती है। वह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए पारिवारिक बचत और निवेश का प्रबंधन भी करती है। निर्णय लेना। निर्णय लेने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। एक कुलमाता के रूप में उनकी राय को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और वह विभिन्न मामलों पर अपने परिवार को मार्गदर्शन और सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विश्लेषण एवं चर्चा। घरेलू भूमिकाएं। साक्षात्कारों से पता चलता है कि विभिन्न आयु समूहों में महिलाओं की घरेलू भूमिकाएं काफी भिन्न होती हैं। युवा महिलाएं, विशेष रूप से 16 से 20 आयु वर्ग की महिलाएं, सीमित घरेलू जिम्मेदारियों के साथ अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है और वे विवाह और करियर में प्रवेश करती हैं, उनकी घरेलू भूमिकाएं विस्तारित होकर घरेलू और व्यावसायिक दोनों जिम्मेदारियां शामिल हो जाती हैं। 35 से 40 आयु वर्ग की महिलाएं, जो अक्सर गृहिणी होती हैं, घरेलू कार्यों के प्रबंधन में भारी रूप से शामिल होती हैं, जबकि 45 से 50 और 55 से 65 आयु वर्ग की महिलाएं पेशेवर और घरेलू कर्तव्यों को संतुलित करती हैं या घरेलू प्रबंधन में पर्यवेक्षी भूमिकाओं में स्थानांतरित हो जाती हैं। सामाजिक भूमिकाएं। उम्र के साथ सामाजिक भूमिकाएं भी विकसित होती हैं। युवा महिलाएं अपने सहकर्मी समूहों और शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक गतिविधियों में अधिक शामिल होती हैं। इसके विपरीत 25 से 30 और 35 से 40 आयु वर्ग की महिलाएं पेशेवर और सामुदायिक सामाजिक सेटिंग दोनों में सक्रिय हैं। वृद्ध महिलाएं, विशेष रूप से 45 से 50 और 55 से 65 आयु वर्ग की महिलाएं, समुदाय और सामाजिक संगठनों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अपने सामाजिक दायरे को प्रभावित करने के लिए अपने अनुभव और स्थिति का लाभ उठाती हैं। आर्थिक भूमिकाएं। उम्र और करियर में प्रगति के साथ महिलाओं का आर्थिक योगदान बढ़ता है। जबकि 16 से 20 आयु वर्ग की युवा महिलाएं ज्यादातर आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं, वहीं 25 से 30 आयु वर्ग की महिलाएं अपने पेशेवर काम के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर देती हैं। 35 से 40 और 45 से 50 आयु वर्ग की महिलाएं अक्सर वित्तीय नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए घरेलू बजट और बचत का प्रबंधन करती हैं। 55 से 65 आयु वर्ग की सेवानिवृत्त महिलाएं घर के भीतर आर्थिक स्थिरता के महत्व पर जोर देते हुए पेंशन और वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से योगदान करना जारी रखती हैं। निर्णय लेना। उम्र और आर्थिक योगदान के साथ निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। युवा महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सीमित भागीदारी होती है। वे मुख्य रूप से अपनी व्यक्तिगत पसंद पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जैसे जैसे वे आर्थिक स्वतंत्रता और अनुभव प्राप्त करते हैं, निर्णय लेने में उनका प्रभाव बढ़ता है। 25 से 30 और 35 से 40 आयु वर्ग की महिलाएं वित्त, बच्चों की शिक्षा और घरेलू प्रबंधन से संबंधित निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। वृद्ध महिलाएं, विशेष रूप से 45 से 50 और 55 से 65 आयु वर्ग की, पारिवारिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो परिवार के भीतर उनके संचित अनुभव और सम्मानित स्थिति को दर्शाती हैं। निष्कर्ष। भारतीय घरों में महिलाओं की भूमिकाएं और स्थिति गतिशील और बहुआयामी हैं, विभिन्न आयु समूहों में महत्वपूर्ण रूप से बदलती रहती हैं। युवा महिलाएं सीमित घरेलू जिम्मेदारियों के साथ मुख्य रूप से शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनकी भूमिकाएं घरेलू प्रबंधन, आर्थिक योगदान और निर्णय लेने में बढ़ती भागीदारी के साथ पेशेवर और घरेलू कर्तव्यों तक विस्तारित हो जाती हैं। वृद्ध महिलाएं, विशेष रूप से 45 से 50 और 55 से 65 आयु वर्ग की महिलाएं, अपने घरों में केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरती हैं, जो परिवार और सामुदायिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अपने अनुभव और स्थिति का लाभ उठाती हैं।
यह तुलनात्मक विश्लेषण भारतीय घरों में महिलाओं की भूमिकाओं की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डालता है, उनकी स्थिति और प्रभाव को बढ़ाने में आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा और सामाजिक जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करता है। निष्कर्ष बताते हैं कि घरेलू जिम्मेदारियों और निर्णय लेने में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा और करियर के अवसरों का समर्थन करने के निरंतर प्रयास भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कई समाजों में घर के अंदर और बाहर दोनों जगह महिलाओं की व्यवस्थित रूप से निम्न स्थिति विकास विश्लेषण में लिंग को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानने की आवश्यकता को दर्शाती है। महिला प्रधान परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक कठिनाइयों में महिला अभाव और पारिवारिक गरीबी दोनों शामिल हैं। इसके अलावा एक ही परिवार में पुरुषों और महिलाओं को बहुत अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जो गरीब परिवारों की महिलाओं को विशेष रूप से असुरक्षित बना सकता है। देखें गुलाटी 1981 महिला गरीबी में प्रोफाइल। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के अध्ययन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों ने घरों में लिंग पूर्वाग्रह को उजागर किया है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए औसत दर्जे का नकारात्मक परिणाम सामने आया है। भारत के बड़े हिस्से में पितृसत्तात्मक रिश्तेदारी के प्रभुत्व को देखते हुए बेटियों के अवमूल्यन और बेटे को प्राथमिकता देने के लिए इस प्रणाली को जिम्मेदार ठहराना आकर्षक है। हालांकि यह सामान्यीकरण बहुत व्यापक है और इसमें बारीकियों का अभाव है। खेल के नियमों और सिद्धांतों को समझने के लिए परिवार की जांच करना आवश्यक है, जो पूरी तरह से वंश या रिश्तेदारी से प्राप्त नहीं होते हैं। लिंग पूर्वाग्रह की साइट के रूप में घर पूर्वाग्रह को स्वीकार करने और प्रसारित करने के लिए सदस्यों को समाजीकरण करने के एजेंट के रूप में परिवार और महिलाओं के अवमूल्यन के स्रोत के रूप में वंश प्रणाली की विचारधारा के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। एक संस्था के रूप में परिवार केवल आंशिक रूप से पितृसत्तात्मक रिश्तेदारी से बनता है। अन्य पारंपरिक और आधुनिक संस्थाएं, जैसे जाति-आधारित संस्थाएं, राज्य, धार्मिक संस्थाएं, अर्थव्यवस्था और मीडिया भी पितृसत्ता में योगदान करते हैं। ये संस्थाएं पुरुषों और महिलाओं के बारे में कुछ विचारों को बढ़ावा देकर परिवार घरेलू मैट्रिक्स को प्रभावित करती हैं। पितृसत्ता एक ऐसे समाज का वर्णन करती है जहां पुरुष प्रभुत्व विभिन्न संस्थागत स्तरों पर व्यक्त किया जाता है और रिश्तेदारी अक्सर, लेकिन जरूरी नहीं कि पितृसत्तात्मक हो। पारिवारिक संसाधनों पर अधिकार काफी हद तक रिश्तेदारी के नियमों पर आधारित होते हैं और पितृसत्ता महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है। इग्नू के बीए समाजशास्त्र कार्यक्रम के भारत में ESO 02 सोसाइटी देखें। भारत में पितृसत्ता की विशिष्ट प्रकृति सांस्कृतिक अवधारणाओं और मूल्यों को भी दर्शाती है, जैसे विवाह को नियति मानने का विचार, दान की आध्यात्मिक योग्यता, विशेष रूप से कन्यादान या कुंवारी का उपहार, विवाहित महिलाओं की शुभता, विधवाओं की अशुभता, अंतरजातीय विवाह के नियम, विवाह के बाद एक महिला के शरीर का परिवर्तन और वैवाहिक घराने में उसके अनुष्ठान को शामिल करना। ये हिंदू भारत के लिए विशिष्ट हैं और उपमहाद्वीप में महिलाओं के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। घरेलू कामकाज और पारिवारिक विचारधारा के कई पहलू जाति संबंधी अनिवार्यताओं से उत्पन्न होते हैं। गणेश 2002, 26 से 27। विकासशील देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवित रहने की दर में भी व्यवस्थित अंतर है। एशिया में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं केवल 950 है, जबकि अफ्रीका का लिंगानुपात यूरोप और उत्तरी अमेरिका के करीब 1020 है। एशिया के भीतर भी लिंगानुपात भिन्न भिन्न है। दक्षिण पूर्व एशिया 1001 में अधिक है लेकिन बहुत कम है। चीन, भारत, बांग्लादेश और पश्चिम एशिया में 940 और सबसे कम पाकिस्तान में 900। भारत के भीतर लिंग अनुपात हरियाणा और पंजाब में 870 और 880 से लेकर केरल में 1030 तक काफी भिन्न है। यदि भारत में
औसत अफ्रीकी लिंगानुपात होता तो आज भारत में लगभग 30 मिलियन अधिक महिलाएं होती। देखें सेन 1988। चीन में लापता महिलाओं की संख्या लगभग 30 मिलियन है। ये आंकड़े पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से संबंधित लिंग विशिष्ट मृत्यु दर को दर्शाते हैं। बाद के अध्ययन अग्निहोत्री 2000, बोस और शिव 200 भारत में समय और क्षेत्रों के साथ बिगड़ती लिंगानुपात असमानताओं को उजागर करते हैं। समकालीन समय में लैंगिक भेदभाव के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। जॉन होडिनॉट 1996 फिलीपींस और बांग्लादेश से साक्ष्य प्रदान करते हैं, जो दर्शाता है कि घरेलू पोषण पर्याप्तता आवश्यक रूप से व्यक्तिगत सदस्य पोषण से संबंधित नहीं है। उनके आंकड़ों से संकेत मिलता है कि घरों में भोजन आवंटन में अक्सर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। इस असमानता को सामाजिक और सांस्कृतिक लिंग भेदभाव द्वारा समझाया गया है, लेकिन होडिनॉट एक आर्थिक आयाम पर भी प्रकाश डालता है। वह खाद्य वितरण में दक्षता, समानता और सौदेबाजी के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। दक्षता आर्थिक रूप से उत्पादक घरेलू सदस्यों, अक्सर पुरुषों, को अधिक भोजन आवंटित करने का समर्थन करती है। यदि परिवार घर पर लड़कियों के भोजन को कम करके इसकी भरपाई करते हैं, तो यह लड़कियों के लिए स्कूल भोजन जैसे कार्यक्रमों को कमजोर कर सकता है। हालांकि भरपूर समय के दौरान इक्विटी संबंधी विचार दक्षता पर हावी हो सकते हैं। गैर सहकारी खेल सिद्धांत से लिया गया सौदेबाजी का सिद्धांत बताता है कि परिवार के सदस्य पारिवारिक पूलिंग व्यवस्था के बाहर अवसरों की तलाश करने की धमकी देकर अधिक संसाधनों का दावा कर सकते हैं। धारणा और संचार का यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्तिगत कल्याण अव्यवहार्य है। पारंपरिक समाजों में भी व्यक्तित्व की धारणाएं भिन्न भिन्न होती हैं और सामाजिक विकास के प्रति प्रतिरोधी नहीं होती है। राजनीतिकरण, जिसमें लैंगिक मुद्दों को राजनीतिक रूप से मान्यता देना भी शामिल है, इन धारणाओं को बदल सकता है। कई समाजों में घर के अंदर और बाहर महिलाओं की व्यवस्थित रूप से हीन स्थिति विकास विश्लेषण में लिंग को एक विशिष्ट कारक के रूप में मानने की आवश्यकता को इंगित करती है। महिला प्रधान परिवारों की आर्थिक कठिनाई में महिला अभाव और पारिवारिक गरीबी दोनों शामिल हैं। एक ही परिवार में पुरुषों और महिलाओं को बहुत भिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गरीब परिवारों में महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से अनिश्चित हो जाती है। लिंग पर विचार किए बिना पारिवारिक गरीबी पर ध्यान केंद्रित करना कारण और परिणाम के संदर्भ में भ्रामक हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तुलनात्मक कमी दुनिया भर में भिन्न है, लेकिन विश्लेषण के एक पैरामीटर के रूप में लिंग के महत्व को कम नहीं करती है। यह परिवर्तनशीलता विपरीत अभावों के कारणों पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग करती है। उत्तरजीविता और दीर्घायु में महिलाओं के जैविक लाभों के बावजूद विकसित देशों के विपरीत कम विकसित देशों में महिलाओं की तुलना में अधिक जीवित पुरुष हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रति 100 पुरुषों पर लगभग 106 महिलाएं हैं, जबकि विकासशील देशों में प्रति 100 पुरुषों पर केवल 97 महिलाएं हैं। मृत्यु दर और उत्तरजीविता देखभाल, उपेक्षा, सामाजिक कार्रवाई और सार्वजनिक नीति से प्रभावित होती है, जिससे लिंग विकास अध्ययन में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बन जाता है। इस बुनियादी मान्यता को व्यवहार में लाना और सामाजिक विश्लेषण में लिंग श्रेणियों और लिंग विशिष्ट जानकारी का उपयोग करने के लिए एक अच्छा ढांचा ढूंढना मुश्किल है। सेन 1990 का कहना है कि समस्या इतनी जटिल है कि इसे एक साधारण मॉडल से हल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम आर्थिक और सामाजिक संबंधों में लिंग विश्लेषण की वैचारिक संरचना और सूचनात्मक आधार को व्यापक बनाकर इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस प्रकार वह अपने विश्लेषण में घर के भीतर संसाधनों की आय और वितरण को शामिल करता है। क्षमताएं, भलाई, एजेंसी और धारणा। सेन 1990
घरेलू व्यवस्थाओं में संघर्षों और सहयोग के सहअस्तित्व को पकड़ने के लिए घरेलू अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों जैसे घरेलू उत्पादन, पारिवारिक आवंटन या समतुल्यता पैमाने के मानक मॉडल को देखते हैं। लेकिन इन मॉडलों में पर्याप्त जानकारी का अभाव है और ये कथित हितों और योगदानों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं। इस संदर्भ में क्षमताएं, भलाई, एजेंसी और इन गुणों की धारणा महत्वपूर्ण है। सहकारी संघर्ष के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है, जो सूचनात्मक आधार में कुछ निर्धारित चर के दिशात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में कुछ गुणात्मक संबंधों की पहचान करता है। इन रिश्तों को विस्तारित हकदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अंतर्घरेलू विभाजनों में कथित वैधता को शामिल करके हकदारियों, अकाल और घरेलू अभाव का अध्ययन करने में उपयोग किया जाता है, की अवधारणा को तेज करता है। प्रत्येक व्यक्ति की अनेक पहचान होती है। पुरुष या महिला होना उनमें से एक है। परिवार का सदस्य होना दूसरी बात है। हमारे हितों, दायित्वों, उद्देश्यों और वैध व्यवहार के बारे में हमारी समझ इन विविध पहचानों से प्रभावित होती है। कुछ संदर्भों में पारिवारिक पहचान हमारी धारणाओं को दृढ़ता से प्रभावित कर सकती है, जिससे व्यक्तिगत कल्याण की स्पष्ट धारणा बनाना कठिन हो जाता है। भारत जैसे कुछ पारंपरिक समाजों में व्यक्तिगत कल्याण की धारणा व्यवहार्य नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य भारतीय ग्रामीण महिला को अपने व्यक्तिगत कल्याण का प्रश्न अस्पष्ट लग सकता है और वह अपने परिवार के कल्याण के संदर्भ में उत्तर दे सकती है। ये बात पुरुषों पर भी लागू होती है। राजस्थान में बुजुर्गों के बीच फील्ड वर्क से पता चला कि न तो पुरुषों और न ही महिलाओं को व्यक्तिगत आय और अपने लिए एक कमरा रखने के सवाल सार्थक लगे। वे केवल उन वस्तुओं पर व्यक्तिगत खर्चों के बारे में सोच सकते थे जिनका उपभोग घर में कोई नहीं करता था, जैसे तंबाकू या अफीम। परिवारों के भीतर भोजन, चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के आवंटन में महत्वपूर्ण असमानताएं, जो अक्सर महिलाओं के लिए प्रतिकूल होती हैं, परिवार कल्याण की चिंता के साथ साथ व्यक्तिगत हितों की धारणा की कमी के कारण बनी रहती हैं। तीव्र असमानताएं अक्सर वंचितों को सहयोगी बनाकर जीवित रहती हैं, जो असमान व्यवस्था की वैधता को स्वीकार करते हैं और अंतर्निहित सहयोगी बन जाते हैं। सेन का तर्क है कि असमानता की चेतना की अनुपस्थिति को इसकी अनुपस्थिति के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बुजुर्गों के साथ फील्ड वर्क के अनुभवों से पता चला कि पुरुष, जो दलित नहीं थे, उन्हें भी व्यक्तिगत आय के बारे में सवाल बेतुके लगे। धारणा तथ्यों और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है, जिससे परिवार के सदस्यों के अभाव और हितों का अध्ययन जटिल हो जाता है। सेन आगे कहते हैं कि व्यक्तिगत हित और कल्याण केवल धारणा के विषय नहीं है, ऐसे वस्तुनिष्ठ पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, भले ही संबंधित आत्मधारणा मौजूद न हो। उदाहरण के लिए, रुग्णता या अल्पपोषण के दुष्प्रभाव तत्काल होते हैं और यह किसी व्यक्ति की उनके कल्याण के बारे में सवालों के जवाब देने की इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति की भलाई को उनकी क्षमताओं के संदर्भ में देखा जा सकता है, जैसे कि अच्छी तरह से पोषित होना, रुग्णता या मृत्यु दर से बचना, पढ़ना और लिखना, संचार करना, समुदाय में भाग लेना और बिना शर्म के सार्वजनिक रूप से दिखाई देना। सेन का अर्थशास्त्र उपयोगितावादी परंपरा में पश्चिमी उदारवादी विचार के साथ जुड़कर व्यक्तिवाद पर जोर देता है। किसी व्यक्ति की भलाई और एजेंसी को अलग किया जा सकता है। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत कल्याण से परे भी लक्ष्य हो सकते हैं, हालांकि कल्याण और अन्य उद्देश्यों के बीच संबंध होते हैं। एक एजेंट के रूप में समग्र सफलता का व्यक्तिगत कल्याण से गहरा संबंध नहीं हो सकता है। एजेंसी का पहलू किसी व्यक्ति के दायित्व की भावना और वैध व्यवहार की धारणा से प्रभावित होता है। सामाजिक प्रौद्योगिकी, सहयोग और संघर्ष। प्रौद्योगिकी की सामाजिक सामग्री, जैसा कि मार्क्स ने कहा था, एक सामाजिक समग्रता में विभिन्न प्रक्रियाओं का संयोजन है।
तथाकथित उत्पादक गतिविधियां अन्य कार्यों पर निर्भर हो सकती हैं, जैसे घर का काम, भोजन तैयार करना, बच्चों की देखभाल या उस क्षेत्र में भोजन लाना जहां किसान काम करते हैं। प्रौद्योगिकी में न केवल उपकरण और उसकी परिचालन विशेषताएं शामिल हैं, बल्कि सामाजिक व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जो उपकरण का उपयोग करने और उत्पादक प्रक्रियाओं को पूरा करने की अनुमति देती हैं। उत्पादन और प्रौद्योगिकी के आकलन में घरेलू गतिविधियों को विरोधाभासी तरीकों से देखा गया है। जबकि बाहरी काम के लिए श्रमिकों का भरण पोषण, अस्तित्व और प्रजनन आवश्यक है, इन कार्यों का समर्थन करने वाली गतिविधियों को अक्सर अनुत्पादक श्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सेन 1990 सामग्री, मौद्रिक क्षमताओं और धारणाओं को संयोजित करने के लिए एक काल्पनिक घरेलू उदाहरण का उपयोग करता है। वह घर के बाहर या अंदर की गतिविधियों का एक एकीकृत दृष्टिकोण बनाने का सुझाव देते हैं, जो पारंपरिक और आधुनिक समाजों में उत्पादन प्रक्रियाओं को मिलकर बनाते हैं। लिंगों के बीच संबंध इस बात से प्रभावित होते हैं कि ये गतिविधियां एक दूसरे को कैसे बनाए रखती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं और एकीकरण के पैटर्न पर निर्भर करती हैं। एक परिवार की समृद्धि विभिन्न गतिविधियों पर निर्भर करती है, जैसे आय अर्जित करना, भोजन का उत्पादन करना या खरीदना और भोजन तैयार करना। काम में लिंग विभाजन घर के भीतर विभाजन को गहराई से प्रभावित करता है। घर के सदस्यों को सहयोग, कुल उपलब्धता को जोड़ने और संघर्ष, कुल उपलब्धता को विभाजित करने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रम के यौन विभाजन सहित सहयोग और संघर्ष की इन संयुक्त समस्याओं पर कौन क्या करता है और कौन निर्णय लेता है, इसके संबंध में सामाजिक व्यवस्थाएं। सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रौद्योगिकी और उत्पादन के संदर्भ में देखने से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह उन चीजों के उत्पादक पहलुओं की जांच करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जिन्हें अक्सर सांस्कृतिक घटना के रूप में माना जाता है। यह असमान सामाजिक व्यवस्थाओं, विशेषकर असम्मित यौन विभाजनों की स्थिरता और अस्तित्व पर प्रकाश डालता है। उदाहरण के लिए, श्रम का लचीला सामाजिक विभाजन अक्सर महिलाओं को खाना पकाने और बाहर के काम तक ही सीमित रखता है, बशर्ते इसे उनकी खाना पकाने की भूमिका के साथ जोड़ा जा सके। यह भुगतान और अवैतनिक काम के बीच विभाजन और घर के अंदर और बाहर यौन विभाजन के विशिष्ट पैटर्न की ओर भी इशारा करता है। सहकारी व्यवस्थाएं वितरण संबंधी मापदंडों और संघर्षों और हितों की धारणाओं पर घरेलू प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। रिश्तेदारी की प्रणालियां सदस्यों को कई गतिविधियों के लिए अलग-अलग उन्मुख करती हैं। पितृवंशीय, मातृवंशीय और द्विवंशीय रिश्तेदारी प्रणालियों में धारणाएं भिन्न होती हैं। हालांकि पितृसत्ता दुनिया भर में एक व्यापक विचारधारा बनी हुई है। दुबे 2001 इन रिश्तेदारी प्रणालियों की तुलना करते हुए दिखाते हैं कि लिंग संबंध और महिलाओं की स्थिति घर के अंदर और बाहर कैसे भिन्न होती है। एक सहकारी संघर्ष इकाई के रूप में परिवार में क्षमताओं, एजेंसी और धारणा आयामों को पेश करके सेन 1990 ने सिर्फ आय और संसाधन वितरण से अधिक को कवर करने के लिए परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाया है। क्रिया और चिंतन 10.2 1 ड्यूब 2001 अध्याय 6 पढ़ने और अपने निबंध में वर्णित 3 रिश्तेदारी प्रणालियों में घर में महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति पर चर्चा करें। 2 अपने पड़ोस में 5 घर लें। प्रत्येक सदस्य की गतिविधियों और आहार सेवन की एक सूची बनाएं। इस डेटा को लिंग, उम्र और परिवार के मुखिया के साथ रिश्तेदारी संबंधों के आधार पर वर्गीकृत करें। घर के अंदर और बाहर सदस्यों के बीच काम और आहार में अंतर पर चर्चा करें। क्रिया और चिंतन 10.2 परिचय। इस असाइनमेंट के लिए मैंने दूसरा विकल्प चुना है, जिसमें मेरे पड़ोस में 5 घरों को लेना, प्रत्येक सदस्य की गतिविधियों और आहार सेवन को सूचीबद्ध करना और लिंग, उम्र और घर के मुखिया के साथ रिश्तेदारी संबंधों के आधार पर डेटा को वर्गीकृत करना शामिल है।
इसका उद्देश्य घर के अंदर और बाहर सदस्यों के बीच काम और आहार में अंतर पर चर्चा करना है। यह अभ्यास लिंग, आयु और पारिवारिक भूमिकाओं जैसे कारकों से प्रभावित कार्यभार और पोषण में असमानताओं पर प्रकाश डालेगा। क्रियाविधि। सामाजिकार्थिक पृष्ठभूमि का विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए मैंने अपने पड़ोस से 5 घरों का चयन किया। दैनिक गतिविधियों और आहार सेवन पर डेटा इकट्ठा करने के लिए मैंने 1 सप्ताह तक साक्षात्कार और अवलोकन किए। फिर डेटा को विश्लेषण के लिए तालिकाओं में व्यवस्थित किया गया। घरेलू प्रोफाइल। परिवार 1, माता-पिता और 2 बच्चों वाला मध्यवर्गीय एकल परिवार। परिवार 2, दादा-दादी, माता-पिता और 3 बच्चों वाला उच्च मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार। परिवार 3, माता-पिता और 1 बच्चे वाला निम्न मध्यम वर्गीय एकल परिवार। परिवार 4, 1 माँ और 2 बच्चों वाला एकल अभिभावक परिवार। परिवार 5, दादा-दादी, माता-पिता और 4 बच्चों वाला निम्न मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार। डेटा संग्रहण। घरेलू 1। गतिविधियाँ। पिता 45 वर्ष, ऑफिस की नौकरी 8 घंटे, आना जाना 2 घंटे, घर का काम 1 घंटा, आराम 3 घंटे। माँ 42 वर्ष, गृहकार्य 6 घंटे, अंशकालिक नौकरी 4 घंटे, बच्चे की देखभाल 3 घंटे, अवकाश 1 घंटा। बेटा 15 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, होमवर्क 2 घंटे, खेल 3 घंटे, कामकाज 1 घंटा। बेटी 12 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, होमवर्क 2 घंटे, खेल 3 घंटे, कामकाज 1 घंटा। आहार का सेवन करना। पिता प्रोटीन और कार्ब्स पर जोर देने वाला संतुलित आहार। माँ संतुलित आहार, व्यस्त कार्यक्रम के कारण थोड़ा कम सेवन। बेटा विकास के लिए उच्च कैलोरी वाला आहार। बेटी बेटे के समान फलों और सब्जियों पर जोर। गृहस्थी 2। गतिविधियाँ। दादाजी 70 वर्ष, सेवानिवृत्त, न्यूनतम काम अवकाश 6 घंटे, हल्का व्यायाम 1 घंटा। दादी 68 वर्ष, गृहकार्य 4 घंटे, आराम 3 घंटे, अवकाश 3 घंटे। पिता 45 वर्ष, व्यवसाय 10 घंटे, अवकाश 2 घंटे। माँ 42 वर्ष, गृहकार्य 5 घंटे, अंशकालिक व्यवसाय 4 घंटे, बच्चे की देखभाल 3 घंटे। बेटा 16 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, ट्यूशन 2 घंटे, खेल 2 घंटे, अवकाश 2 घंटे। बेटी 14 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, होमवर्क 2 घंटे, कला 2 घंटे, कामकाज 1 घंटा। सबसे छोटा बेटा 10 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, खेल 3 घंटे, न्यूनतम काम 30 मिनट। आहार का सेवन करना। दादाजी कम सोडियम, उच्च फाइबर वाला आहार। दादी माँ पूरक आहार के साथ संतुलित आहार। पिता उच्च प्रोटीन आहार। माँ संतुलित आहार। बेटा उच्च प्रोटीन, उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार। पुत्री भाई के समान अधिक फल वाली। सबसे छोटा बेटा संतुलित आहार, थोड़ा अधिक मीठा नाश्ता। घरेलू 3। गतिविधियाँ। पिता 40 वर्ष, फैक्ट्री कर्मचारी 10 घंटे, आना जाना 2 घंटे, आराम 3 घंटे। माँ 38 वर्ष, गृहकार्य 6 घंटे, छोटा व्यवसाय 4 घंटे, बच्चे की देखभाल 3 घंटे। बेटी 13 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, होमवर्क 2 घंटे, कामकाज 1 घंटा, खेल 2 घंटे। आहार का सेवन करना। पिता हाई कार्ब, लो प्रोटीन आहार। माँ संतुलित आहार, लेकिन काम के बोझ के कारण कम कैलोरी वाला। बेटी उच्च कार्ब आहार,
सीमित फलों और सब्जियों के साथ। घरेलू 4 गतिविधियां। माँ, 35 वर्ष, कार्यालय की नौकरी, 8 घंटे, आना जाना 2 घंटे, घर का कामकाज 4 घंटे, बच्चे की देखभाल 2 घंटे। बेटा, 10 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, होमवर्क 2 घंटे, खेल 3 घंटे, न्यूनतम काम 30 मिनट। बेटी, 8 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, खेल 4 घंटे, न्यूनतम काम 30 मिनट। आहार का सेवन करना। माँ, संतुलित आहार, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण अक्सर खाना छोड़ देती हूँ। बेटा, संतुलित आहार, भरपूर नाश्ता। बेटी, भाई के समान। घरेलू 5 गतिविधियां। दादाजी, 72 वर्ष, सेवानिवृत्त, न्यूनतम काम, आराम 6 घंटे, अवकाश 2 घंटे। दादी, 70 वर्ष, गृहकार्य 5 घंटे, आराम 3 घंटे, आराम 2 घंटे। पिता, 44 वर्ष, मजदूर 10 घंटे, आना जाना 2 घंटे, आराम 3 घंटे। माँ, 41 वर्ष, गृहकार्य 6 घंटे, छोटा व्यवसाय 4 घंटे, बच्चे की देखभाल 3 घंटे। बेटा, 18 वर्ष, कॉलेज 6 घंटे, अंशकालिक नौकरी 4 घंटे, अवकाश 2 घंटे। बेटी, 16 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, ट्यूशन 2 घंटे, कामकाज 1 घंटा, आराम 1 घंटा। छोटा बेटा, 12 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, खेल 3 घंटे, न्यूनतम काम 30 मिनट। सबसे छोटी बेटी, 9 वर्ष, स्कूल 6 घंटे, खेल 3 घंटे, न्यूनतम काम 30 मिनट। आहार का सेवन करना। दादाजी, कम वसा, उच्च फाइबर वाला आहार। दादी माँ, पूरक आहार के साथ संतुलित आहार। पिता, हाई कार्ब, लो प्रोटीन आहार। माँ, संतुलित आहार, लेकिन काम के बोझ के कारण अक्सर कम। बेटा, उच्च प्रोटीन आहार। बेटी, संतुलित आहार, फलों पर अधिक ध्यान। छोटा बेटा, संतुलित आहार और कभी कभार मिठाइयाँ। सबसे छोटी बेटी, छोटे बेटे के समान। विश्लेषण। कार्यभार विभेदक। लिंग, घरेलू कामकाज, बच्चों की देखभाल और कभी-कभी अंशकालिक नौकरियों के संयोजन के कारण महिलाओं, विशेषकर माताओं पर आमतौर पर काम का बोझ अधिक होता है। पुरुष मुख्य रूप से बाहरी रोजगार में लगे रहते हैं, घरेलू कामों में न्यूनतम योगदान देते हैं। दादी और बड़ी बेटियां अक्सर घरेलू काम का बोझ उठाती हैं, खासकर संयुक्त परिवारों में। आयु। वृद्ध सदस्यों, दादा दादी ने आमतौर पर शारीरिक काम का बोझ कम कर दिया है। वे हल्के काम और आराम पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। छोटे बच्चों पर न्यूनतम घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं। वे शिक्षा और खेल पर अधिक ध्यान देते हैं। किशोरों पर काम का मिश्रित बोझ होता है। स्कूल, पाठ्येतर गतिविधियों और कुछ घरेलू कामों के बीच संतुलन बनाना होता है। रिश्तेदारी संबंध। घर का मुखिया, आमतौर पर पिता, बाहरी रोजगार पर ध्यान केंद्रित करता है। पत्नियां और माताएं आंतरिक और बाहरी दोनों काम संभालती हैं, अक्सर एक साथ कई काम करती हैं। बच्चों का योगदान उम्र और लिंग के आधार पर अलग-अलग होता है। आमतौर पर लड़कियां घरेलू कामों में अधिक शामिल होती हैं। आहार संबंधी अंतर। लिंग, पुरुष आमतौर पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान देने के साथ उच्च कैलोरी वाले आहार का सेवन करते हैं। महिलाएं अक्सर संतुलित आहार लेती हैं, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम और सामाजिक मानदंडों के कारण कैलोरी का सेवन कम हो सकता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, जो विकास और शारीरिक गतिविधियों के लिए पुरुषों के पोषण पर सामाजिक जोर को दर्शाता है। आयु। वृद्ध सदस्यों का आहार उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, जिसमें कम सोडियम,
उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वयस्क, विशेष रूप से कामकाजी लोग, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर जोर देने के साथ संतुलित आहार लेते हैं। बच्चे और किशोर विकास और गतिविधि के स्तर को समर्थन देने के लिए विभिन्न स्तर की मिठाइयों और स्नैक्स के साथ उच्च कैलोरी वाले आहार का सेवन करते हैं। रिश्तेदारी संबंध। घर का मुखिया अक्सर सबसे अधिक पोषणयुक्त संतुलित आहार लेता है। समय की कमी के कारण पत्नियों और माताओं को आहार से समझौता करना पड़ सकता है। विकास के लिए बच्चों के आहार को प्राथमिकता दी जाती है, अक्सर अधिक स्नैक्स और फलों के साथ। बहस। विश्लेषण से लिंग, आयु और रिश्तेदारी संबंधों से प्रभावित घरों के भीतर और पार दोनों में काम के बोझ और आहार सेवन में महत्वपूर्ण असमानताएं सामने आती हैं। घरों के भीतर महिलाओं, विशेषकर माताओं पर घर चलाने और कभी-कभी बाहरी रोजगार का दोहरा बोझ होता है, जिससे उनके आहार सेवन और समग्र स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। पुरुष न्यूनतम घरेलू योगदान के साथ बाहरी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर व्यक्तिगत आहार और खाली समय मिलता है। बच्चों की जिम्मेदारियां और आहार उम्र और लिंग के आधार पर तय होते हैं। बड़ी लड़कियां घरेलू कामों में अधिक योगदान देती हैं और छोटे बच्चों को अधिक स्वतंत्रता और बेहतर आहार पर ध्यान केंद्रित होता है। सभी घरों में संयुक्त परिवार अधिक वितरित कार्यभार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन महिलाएं अभी भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहन करती हैं। एकल अभिभावक परिवारों को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एकल माता-पिता को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जिसके कारण अक्सर पोषण से समझौता होता है और काम का बोझ बढ़ जाता है। आर्थिक स्थिति आहार की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। कम आय वाले परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च कार्बोहाइड्रेट, कम प्रोटीन आहार का सेवन करते हैं। निष्कर्ष। अध्ययन घरों में कार्यभार और आहार सेवन में लगातार लिंग और आयु आधारित असमानताओं पर प्रकाश डालता है। महिलाओं, विशेष रूप से माताओं को काम के भारी बोझ का सामना करना पड़ता है और अक्सर पोषण से समझौता करना पड़ता है, जो गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है। बच्चों की भूमिकाएं और आहार उम्र और लिंग के अनुसार काफी भिन्न होते हैं, जिसमें पुरुष बच्चों के विकास और स्वास्थ्य के पोषण पर उल्लेखनीय जोर दिया जाता है। इन असमानताओं को दूर करने के लिए घरेलू जिम्मेदारियों को अधिक न्यायसंगत रूप से संतुलित करने और लिंग और उम्र के बावजूद सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। 10.5 निष्कर्ष। यह इकाई परिवार को सहयोगी और परस्पर विरोधी इकाई दोनों के रूप में देखने पर केंद्रित है। पिछली इकाई 9 में हमने चर्चा की थी कि कैसे परिवार और घरेलू भावनाओं में न केवल प्यार और स्नेह बल्कि तनाव, नफरत, प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या भी शामिल है। नारीवादी विचार और संघर्ष से सहकारी संघर्ष परिप्रेक्ष्य का उदय हुआ। इस परिप्रेक्ष्य ने आर्थिक विश्लेषण को भी प्रभावित किया, जिसमें लिंग भेद पर विचार किए बिना परिवार का एक एकीकृत अध्ययन करने के विचार को चुनौती दी गई। समय के साथ यह विश्लेषण क्षमताओं, कल्याण, एजेंसी, धारणा और सामाजिक प्रौद्योगिकी जैसे कारकों को शामिल करने के लिए विकसित हुआ। हमने देखा है कि कैसे रिश्तेदारी प्रणालियां समान गतिविधियों को अलग-अलग अर्थ दे सकती हैं। इस खंड की इकाइयां 11 और 12 इसे और स्पष्ट करेंगी। हमने यह भी पता लगाया कि कैसे घर में प्रजनन और लिंग अंतर में अलग-अलग डिग्री तक सहयोग और संघर्ष दोनों शामिल होते हैं। इस इकाई के परिचय में इस पर चर्चा की गई थी। हमने इस बात पर भी विचार किया कि संसाधन वितरण और प्रजनन निर्णयों में योगदान के बारे में धारणाएं राज्य की नीतियों से कैसे प्रभावित होती हैं। इसी तरह घर पर जाति और धार्मिक समुदायों का प्रभाव मजबूत है और यह सामाजिक प्रौद्योगिकी, क्षमता, एजेंसी और घरेलू गतिविधियों की धारणाओं को प्रभावित कर सकता है। इन गतिविधियों में मतदान का अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व,
विवाह साथी की पसंद, तलाक और पुनर्विवाह, जैविक और सामाजिक प्रजनन और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच शामिल हो सकती है। भारत और चीन में जनसंख्या नीतियों ने घरों के भीतर प्रजनन को अलग-अलग तरह से प्रभावित किया है। राज्य की नीतियों और घर परिवार का विश्लेषण सहकारी संघर्ष के दृष्टिकोण से किया जा सकता है।